नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम वो डिस्कशन करने वाले हैं कि जैसे कि आप कोई बिजनेस लगा रहे हो, तो बिजनेस लगाने के लिए क्या क्या फाइल्स होना चाहिए और क्या क्या फाइल्स मेंटेन होना चाहिए। देखिए, वीडियो पर जाने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि क्या, देखिए, अगर दुनिया में राज करना है, दुनिया में आपका हुकूमत बनाना है, तो आपको खुद पे कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। क्या आपके ऊपर अपना कंट्रोल पावर है? मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो? आपको, आपके पास अपना कंट्रोलिंग पावर है? हाँ। आप अपने आप को कंट्रोल पाते हो? हाँ। 5% ही जो लोग हैं अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। बाकी लोग जो है ना, अपने आप को खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बाकी जितने भी 95% है दूसरे लोगों के कंट्रोल में है। बस समझ गए ना, क्यों कंट्रोल कर पाए हैं। बाकी लोग को 95% लोगों को दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। बस समझ आएगा ना। तो इसलिए वो 95% लोग जो है ना बिजनेस में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई कस्टमर तुम्हारे को मान लीजिए रूडली बात कर रहा है, तो आप भी रूडली बात करते हो। कोई आपको गाली दे रहा था, आप भी गाली देते हो, है? तो तुमको तकलीफ होता है। तो मतलब कि तुम्हारे ऊपर अपने आप में कंट्रोल नहीं है। बस में कहीं जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी से दूसरी गाड़ी से कोई टक्कर लग गया, तुम लड़ने को गया यो, तो तुम्हारे को अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। बस में गया ना, उसको बोलते कंट्रोल। तो जो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, वही 5% में अपने आप को बैठा हुआ है। तो पहले जो होता है, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। कोई कुछ बोला, तुम इरिटेट हो जाते हो। कोई कुछ बुलाया, जवाब पहले से तैयार रखते हो। आज हम आज बात करेंगे तो कंपनी वाला या कस्टमर क्या बात करने वाला है, पहले से आप उसका जवाब रेडी कर रखते हो जवाब देने के लिए। तो आपके ऊपर कहाँ कर, आपको अपने ऊपर कंट्रोल कहाँ है। आपको कोई गाली दिया, एक चाटा भी मारा था, आप दूसरे चाटा मारने के लिए कोशिश करते हो। आपका पड़ोसी जो है आपके ऊपर आके चिल्लाता है, तो आप भी डबल चिल्लाते हो। तो आप अपने ऊपर कहाँ कंट्रोल कर रहे हो। वो समझ गया कि मैं इसको गाली दूंगा तो ये भड़केगा, इसका मतलब कि आपके ऊपर उसका कंट्रोल चल रहा है। मतलब जैसे कि सब बटन दबा रहा है, आप चल, जैसे फैन को बटन दबा चलने लग रहा है, तो सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया ना। कोई गाली दिया, आप भी लगे चाल गाली देने, मतलब कि आपको वो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो बार बार आपको परेशान करते रहेगा। बस समझ में आया ना। तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कब करोगे? कितना अभी कोई चिल्लाए, हंस के मुस्कुरा के अपना काम में लग जाना, उसको हमको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। आप सेल्फ कंट्रोल में काम नहीं कर रहे हो लाइफ में। आपको जब धक्का मारा जाता है तो काम करते हो, इरिटेट होते हो। आपको बोला जाता है कि ये करो तो वो करते हो, मतलब आपको खुद को कंट्रोलिंग ही नहीं है। बस हो गया ना। आपको आपका मम्मी डैडी बोलते उठो बेटा, उठ, तो उठते हो। उठते हो तो अंदर से घुदघुदाते हो, जल्दी उठा दिए। बस मतलब आप जो है ना दूसरे के कंट्रोल में हो, आपको ऊपर खुद को कंट्रोल नहीं है। तो बिजनेस में वही लोग सक्सेस होते हैं जिनको सेल्फ कंट्रोल हो। हर हालत में अपने आप को सम झील की तरह पाते हैं। झील बोले तो मालूम है ना, वो इतनी गहराई रहता है कि समुद्र कितना भी तूफान आए, ऊपर ही लहर चलेगा, अंदर तक वो स्थिर रहेगा झील। लेकिन वही नदियाँ है, तालाब है, तूफान आ गया तो भी फाफान मारने लगेगी, उसको कंट्रोलिंग नहीं है। तो झील की तरह हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। और बिजनेसमैन का कंट्रोलिंग पावर क्या है? बिजनेसमैन को नंबर कितना फाइल मेंटेन करना पड़ता है बिजनेस के लिए,
कितना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। वो थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखेगा, गुस्सा में रहेगा या इरिटेट होगा या रिफ्लेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा हर आदमी से। हर आदमी पूछेगा, जीएसटी वाले का फोन आएगा रिएक्ट हो जाएगा, बिजली डिपार्टमेंट वाले का फोन आएगा रिएक्ट हो जाएगा, ईएसआई वाले में कुछ प्रॉब्लम होगा रिएक्ट हो जाएगा। तो बिजनेस कैसे करेगा, क्योंकि उसको खुद पर कंट्रोल नहीं है। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे करेंगे। तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको बात करेंगे कि देखिए गवर्नमेंट का लगाम, फर्स्ट लगाम है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, आप उसके गवर्नमेंट के अधीन हो, वो जैसे नचाएगा नाचना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एक रस्सी से बांध चुका है जीएसटी दे करके। आपको समय पर फाइल करना पड़ेगा, GSTR-2 भी फाइल करना पड़ेगा। GSTR-1 का मतलब कि होता है, GSTR-2 भी का मतलब कि वो लोगों ने क्या हमारे को और GSTR-3 में आपको पैसे डाल देना पड़ता है, करके रखना चाहिए। ये नहीं कि पहले एड्रेस भी आपको अपडेट करते रहना चाहिए। पान कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट्स नंबर। तो जो बिजनेस में पान कार्ड ही आपको सब, एक पान कार्ड पे आप कितना भी बिजनेस करोगे जो है ना सब जगह अप्लीकेबल होगा। इसके बाद होता है कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो आपकी फैक्ट्री है MSME रजिस्ट्रेशन, और जिस स्टेट में आप आते हो उस स्टेट के कंट्रोलिंग आपके ऊपर है, उद्यम सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके बाद फैक्ट्री लाइसेंस भी होना चाहिए। जैसे फैक्ट्री चला रहे हो तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बोलते हैं, वो भी लाइसेंस जो होता है जिस स्टेट में आप चला रहे हो वो गवर्नमेंट आपको देती है, उसका भी फाइल आपको मेंटेन करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। ग्रीन कैटेगरी होता है जहाँ पे नो पॉल्यूशन होता है, ऑरेंज कैटेगरी होता है जहाँ थोड़ा पॉल्यूशन भी रहेगा नहीं भी रहेगा, थोड़ा रहेगा नहीं रहेगा। इसके बाद रेड जोन आता है, रेड कैटेगरी, जहाँ पे मतलब खाली पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। तो इसके हिसाब से इंडस्ट्रीज जो है आपको सेटिस्फाई करती है, और पॉल्यूशन बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अगर कंपनी चला रहे हैं तो। ईयरली जितना दिन का रिन्यूअल रहता है रिन्यूअल कराना पड़ता है। इसके बाद ट्रेड लाइसेंस, अगर मान लीजिए आप एक ट्रेडर हो या तो कंपनी है तो वहाँ से ट्रेड लाइसेंस GSM वाले से लेना पड़ता है, क्योंकि जो झाड़ू वो लगाते हैं अपने कंपनी के आजू बाजू में तो GHMC बोलते हैं, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, वो लोग ट्रेड लाइसेंस देता है, उन लोग को भी फीस आपको देना पड़ता है। ये सारे जो है आपका लीगल है। अगर इसमें से कोई भी, अब आप देखिए लीगल में वो भी आपका आगे जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट बिल, उसको भी फाइल हर महीने करना है। अगर टाइम पर आप नहीं भरते हो, टाइम पर ये सारे चीज़ जो है ना आपके बिजनेसमैन का ऐसे लगाम की तरह खींच के रखता है कि आप ये टाइम पर करना ही है। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस को डिस्ट्रॉय होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये बिजनेसमैन को ये सारी चीज़, जैसे ESI कार्ड है ये भी लीगली है, ये भी आपको अप टू डेट फाइल करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद IT रिटर्न है, ये भी आपका लीगल है, इसका भी जो है ना आपको फाइल ईयरली करना चाहिए। इसके बाद आप, ये आपका पूरा लीगल में आ गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि अब ये आता है कि दूसरा नंबर, जब भी आप बिजनेस करोगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ तो परचेज करना पड़ेगा ना। तो परचेज करने के लिए आपको क्या क्या फाइल आपको मेंटेन करना चाहिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि परचेज में आपका परचेज फाइल में क्या है कि जैसे कि और नीचे आइए, परचेज ऑर्डर में क्या क्या है, और नीचे आइए 2 नंबर पाइए। तो ये देखिए ये आपका 2 नंबर पर सेल्स एंड कस्टमर फाइल बोलते हैं। जैसे कि सेल्स, आप जो सेल कर रहे हो, और उसको कस्टमर फाइल बोलते हैं। जैसे इसमें जो कस्टमर मास्टर फाइल एक होना चाहिए कि आपके पास कितने कस्टमर है। जैसे कि आप टैली में भी मेंटेन करते हो, सबका कस्टमर का टैली में आप इनवार्ड में डाल देते हो, सबके अकाउंट से नाम कस्टमर है। इसके बाद कोटेशन का एक फाइल होना चाहिए। जैसे कि आप
आप कोटेशन देते हो तो आपके सिस्टम में रहता है, लेकिन कहीं से कोटेशन आपके पास आता है तो कहाँ पर रखते हो? या तो फोल्डर बना के जो भी कोटेशन आपका कोई किसी से लेते हो, आज आप कोटेशन किसी से लिया और फिर उसका ऑर्डर आ गया तो कहाँ ढूंढोगे? या तो फाइल हार्ड कॉपी रखो या तो सिस्टम में फोल्डर बना के रखोगे। कस्टमर जिस तरह से पर मंथ आपको कोटेशन रखते हो कि आज जून है, प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी वाइज, क्या आप किसी से कोटेशन लेते हो, किसी से रेट लेते हो तो क्या उसका भी रिकॉर्ड रखते हो? नहीं रखते हो तो कल के आपको कोटेशन कैसे दोगे? अगर ऑर्डर आ गया और किसी से आपने रेट लिया है, मान लीजिए कि राम जो है श्याम से रेट लिया है और राम ने श्याम से रेट लेकर के मोहन को कोटेशन दिया, राम ने श्याम से कोटेशन लेकर के मोहन को कोटेशन दिया, तो मोहन जो है 2 महीने के बाद ऑर्डर दे दिया, तो आपको फिर ट्रेसेबिलिटी चाहिए ना कि आप किससे कोटेशन लिए थे। आपने राम से लिए थे तो राम का कोटेशन, वेयर जे कोटेशन, वेयर जे कोटेशन कहाँ पर देखोगे? तो कहीं पर रिकॉर्ड है जहाँ से राम से आपने कोटेशन लिया था, राम से आपने कोटेशन लेकर के श्याम को दिया था, राम ने कोटेशन आपको दिया कोई भी मटेरियल का, और आपने उसको 10% पकड़ के मोहन को दिया, मोहन कल के ऑर्डर दे देगा तो आपको आप कहाँ से रेट लिए थे? तो राम से रेट लिए थे, तो राम का कोटेशन आप पर कहाँ है? सिस्टम में है, किससे पूछोगे? तो मार्केटिंग वाला क्या करते हैं कि कोटेशन तो ले लेते हैं, पता है, कोटेशन तो कहीं से ले लेते हैं और कोटेशन दे भी देते हैं, लेकिन सामने वाला जब ऑर्डर की बात करता है चुपके से दबा देते हैं। हमारे को क्या है, हमको सैलरी तो मिली जा रही है, हम 9 बजे आ जाएंगे, टाइम पर चले, हमको क्या तकलीफ है? अब कौन माथा पे चिल्ला गाने का जब कहाँ से रेट लिए थे, कौन रेट दिया था? तो आपको कोटेशन नहीं, उसको फॉलो नहीं करते, उसको अवॉइड कर देते हैं, फोन नहीं उठाते, तो आपका बिजनेस का लॉस होता है। इसलिए आप जो किसी से कोटेशन लेते हो तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, आप जब किसी को कोटेशन देते हो तो आप उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका तो कोटेशन का रिकॉर्ड है, लेकिन जहाँ से कोटेशन लिए हो, जहाँ से रेट लिए हो मंथ वाइज, ये आइटम का हमने ये रेट लिया था, क्यों नहीं रखते हो? तो बिजनेस नहीं करते हैं। इसलिए आज मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग जो है ना ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, हार्डली 1, 2 मंथ, 3 मंथ, बड़े बड़े कंपनियां 2 मंथ ही मार्केटिंग वालों को देख लेती है, टर्मिनेट कर देती है। किसी दूसरे कैटेगरी में 6 महीने, 1 साल, टर्मिनेट 2 साल, और जो परफेक्ट काम करते रहता है वही ज़्यादा वहाँ पर टिका हुआ रहता है मार्केटिंग में, नहीं तो ये आता है चला जाता है, क्योंकि वो उसको सिस्टम ही नहीं मालूम है। तो ये सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद जो होता है कि देखिए सेल्स ऑर्डर, अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर आया जो सेल करना है, तो क्या उपयोग का आप जितना भी एक फाइल बना है मंथ वाइज की, इस मंथ में ये कस्टमर का परचेज ऑर्डर आया, या तो फाइल करके परचेज ऑर्डर फाइल में रखो, नहीं तो अपना सिस्टम में कस्टमर परचेज ऑर्डर लिख के फोल्डर बना के जो भी परचेज ऑर्डर हो तुम्हें पर मंथ वाइज सेव करो। बस समझ, ये मंथ में यहाँ से परचेज ऑर्डर आया, तो जब जरूरत पड़ेगा तो कोई पूछेगा तो हम वहाँ से देख करके दे सकते हैं। जैसे कि आपको कैटेगरी वाइज भी डाल सकते, पीवीसी वाटर स्टॉपर का परचेज ऑर्डर कितना है, स्लरी होज का कितना है, पीवीसी रंग्स का कितना, स्टील चिल्ड, तो हमारे को ट्रेसेबिलिटी कर गए। बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कि आप जरा डिफरेंस बताइए, आप किसको किसको दिया है, तो परचेज ऑर्डर में आपका रहेगा तभी तो आप दे पाओगे, वहाँ से प्रिंट आउट लेके तो ढूंढते रहो, हार्ड कॉपी कितने फाइलें ढूंढोगे, तो ये सिस्टम है। इसके बाद जो होता है कि परफॉर्मा इनवॉइस, जैसे कि आपने मंथ वाइज परफॉर्मा इनवॉइस बना के रखते हो, सेव करके रखते हो। कुछ कस्टमर जो है आपसे परफॉर्मा इनवॉइस ले लेते हैं मगर जो है ऑर्डर पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसको सस्पेंस परचेज परफॉर्मा इनवॉइस में रख दीजिए, कभी सस्पेंस में है, उसको एवरी मंथ एवरी वीक उनको रिमाइंड करते रहे कि आपने पीआई लिया था लेकिन पेमेंट नहीं किया,
अब आपके पास परफॉर्मा इन्वाइस देने के बाद कहीं रिकॉर्डे नहीं है, ना कोई हार्ड कॉपी है ना कोई सॉफ्ट कॉपी है। तो डी में आप तो जितना ज़्यादा फोल्डर रख सकते हो, एक सिस्टम तो अरबों का बिजनेस दे सकता है, आपको हार्ड कॉपी रखने की भी जरूरत नहीं। तो मंथ वाइज परफॉर्मा इन्वाइस सेव करके रखो। जो डिस्पैच हुआ वो छोड़ दो मई में है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड फिर आप जून में कर दो। जो डिस्पैच नहीं हुआ, जो सस्पेंस नहीं हुआ, जो वहाँ पर रह गया, जो डिस्पैच हो जाता है डिस्पैच में डाल दो, पर ग्रुप बना कर रखो, सस्पेंस पे रखो, फिर वहाँ से कॉपी करो तो आपको कैरी फॉरवर्ड दूसरे जून में आ जाएगा। मान लीजिए जून महीना है और जो डिस्पैच हो गया वो तो वहाँ पर पूरा हो गया, तो पिछले महीने में क्लोज हो गया, तो वहाँ पर आप 0-0 कर दो, डिस्पैच को हटा दो, पूरा 0-0 हो गया। बाकी आपका सस्पेंस वाला आ गया। अब इस महीने में जो आपका पेंडिंग रह गया, जो जेन्युइन कस्टमर है उसका पीआई, उनको फॉलो करो। ये सिस्टम होता है। इसके बाद आपका आता है टैक्स इनवॉइस। जब भी आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो किसी कस्टमर को, तो तुरंत उधर भेजने के बाद कस्टमर को भी एक कॉपी मेल करो, उसका एलआर कॉपी सेलेक्ट करके उसके साथ इनवॉइस के साथ उसका एलआर कॉपी भी लगा करके आप जो है ना अपने इनवॉइस टैक्स इनवॉइस में फाइल करो, मंथ वाइज करो। जैसे जून है, जून का फाइल अलग रखो, जुलाई का फाइल अलग रखो। हो सकता है कि अगर जून में नहीं फाइल भरा तो एक बड़ा पेपर लगाओ कि ये मई का इतना तक मई का है और इसके बाद जून का चल रहा है, और बॉक्स फाइल भरने तक उसमें डालते रहो, लेकिन बीच में डाल दो पेपर कि ये मंथ का इतना, इसमें इनवॉइस खत्म हो गया। तो क्या आप ये कर पाते हो? नहीं कर पाते तो आपका मिस्टेक है, और किसका मिस्टेक हो सकता है। इसके बाद आपका देखिए कस्टमर पेमेंट रिकॉर्ड आपको रखना जरूरी होता है। कौन सा कस्टमर से कितना पेमेंट आया, जिस तरह से आपका पेमेंट अकाउंट्स ग्रुप रहता है, पर मंथ किसमें किससे कब पेमेंट आता है, तो मार्केटिंग वाला को सबको मालूम होता है कि पेमेंट जब आएगा तो आपको भी भेजेगा, तो आपको भी कस्टमर अकाउंट्स ग्रुप में भेज देना चाहिए कि पेमेंट ग्रुप में भेजना चाहिए। और सेम डे में विदिन 24 आवर्स में आपका टैली में नोटेड हो जाना चाहिए, रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि सो कस्टमर से ये पेमेंट आया और इतना हमने पेमेंट किया, इतना खर्च किया। तो ये है बिजनेस का सबसे बड़ा, ये है फाइलिंग सिस्टम, ये अपडेट सिस्टम। अगर आप बिजनेस, मैं बार बार यही बोलता हूँ, बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला काम नहीं है। इसमें माइंड सेट होना चाहिए, कंट्रोलिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आप भी फाइल बनाएंगे कि जो थर्ड स्टेज पर आता है, जैसे कि परचेज फाइल। तो परचेज फाइल में आपको, जैसे कि आप किसी से परचेज कर रहे हो, तो परचेज फाइल में क्या क्या देखना होता है, परचेज फाइल में क्या क्या देखना होता है। तो परचेज जब किसी से आप कर रहे हो तो पहले आपको जो है ना, कोई भी आपका किसी से परचेज कर रहे हो तो वेंडर फॉर्म आपका भेजिए, आपका खुद का वेंडर फॉर्म होना चाहिए। ये जानना जरूरी होता है कि मान लीजिए कि रमेश जो है महेश से कुछ परचेज करना चाह रहा है, तो रमेश के लिए महेश एक नया वेंडर है, एक नया सप्लायर है, तो महेश रमेश को कैसे ट्रस्ट करेगा कि ये जेन्युइन कस्टमर है। मान लीजिए मैं उस महेश जो है रमेश से परचेज कर रहा है, लेकिन रमेश जो है जीएसटी फाइल नहीं कर रहा है, 18% ले लिया मगर आपका जीएसटी फाइल नहीं किया, तो आपको तो 100% लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कभी भी आप किसी नए सप्लायर से मटेरियल लेते तो अपना वेंडर फॉर्म भरिए, उसका कंपनी का डिटेल दीजिए, उसका बैलेंस शीट मांगिए, वो जीएसटी फाइल कर रहा है कि नहीं मांगिए, ठीक है ना। और उसमें पूरा देखना होता है कि ये उसका बैंक डिटेल मांगिए, उसका पान कार्ड, उसका आधार कार्ड, ये तो सारे, और कौन सा कैटेगरी में आता है, एमएसएमई में आता है कि मैन्युफैक्चरर है कि सप्लायर है, ये जब सारे डिटेल मांगते करने के बाद उसमें फिलअप करके वेंडर फार्म में देगा, तो उस वेंडर फार्म से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये सो जीएसटी वाला पर्सन जो है अपना जीएसटी फाइल कर रहा कि नहीं कर रहा। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं कि जैसे आपको बताया कि रमेश जो है महेश को बेचा और महेश ने रमेश से मटेरियल लिया, लेकिन मान लीजिए 100 रुपया का मटेरियल था, लेकिन जीएसटी के साथ 108 रुपया उसने पे किया। लेकिन हुआ क्या कि रमेश जो है वो 18 रुपया भी रख लिया, फाइलें नहीं किया,
तो इधर 18 रुपया लॉस हुआ, बेचा कितने में, तो 100 रुपया लेकर के 110 रुपये में बेचा ना, तो घर से भी इसको 8 रुपया गया, तो फायदा क्या हुआ, इनपुट ही नहीं आया। तो इसलिए वेंडर फॉर्म की जरूरत पड़ती है कि कोई भी हर किसी से आप कुछ परचेज नहीं कर सकते हैं, आपको ये सोचना चाहिए। इसलिए तो बहुत सारे कस्टमर आपको B2B प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप वेंडर फॉर्म फिलअप करके भेजिए। बस में उस वेंडर फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, सब कुछ डाटा रहता है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, आपका GST क्या है, CIN नंबर क्या है, ये सारे भरने से वो चेक करता है कि ये जेन्युइन कस्टमर है कि नहीं है, GST फाइल करता है कि नहीं है। तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे कस्टमर हमारे सामने भी आते हैं कि माल देते हैं लेकिन GST फाइल नहीं करते, लेकिन यूट्यूब पर बताना सही नहीं, कल उसको बिजनेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको वेंडर फॉर्म आपका खुद का होना चाहिए, किसी से नए माध्यम से कस्टमर सप्लायर से मटेरियल ले तो उसको वेंडर फॉर्म भेजिए। इसके बाद क्या होता है कि परचेज ऑर्डर, वेंडर फॉर्म आने के बाद फिर परचेज ऑर्डर का प्रोसेस आता है, फिर आप परचेज ऑर्डर दीजिए रिटेन में, ताकि वो कल गए गलत मटेरियल ना भेजे। कभी भी वर्बल काम नहीं करना चाहिए आपको। आपका जो आपके पास जो परचेज ऑर्डर आया तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको परचेज ऑर्डर जहाँ से खरीदना है देना है। असमें मान लीजिए 230/6 mm का PVC वाटर स्टॉपर आपको चाहिए, तो आप भी उसको रिटेन में लिखोगे कि 230/6 mm का इतना मीटर का इतना चाहिए मेरे को, रिटेन में होना चाहिए। तो उसको परचेज ऑर्डर बोलते हैं। परचेज ऑर्डर एक दस्तावेज है जो लीगली होता है, उसके ऊपर आप क्लेम भी कर सकते हैं, केस भी डाल सकते हैं। ऐसे वर्बल का कोई वैल्यू नहीं होता है। बस में तो परचेज ऑर्डर एक लीगली दस्तावेज होता है जो बायर और सप्लायर के बीच में जो है ना एक एग्रीमेंट का काम करता है कि हम आपको परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, ये आपको इसमें टर्म कंडीशन है कि पेमेंट टर्म्स क्या है, 100% एडवांस है कि मतलब कि आफ्टर डिलीवरी है या कि 30 डेज का क्रेडिट है। इसमें पूरे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, बैंक डिटेल होते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है ना आपका फाइल होना चाहिए। जिसको परचेज ऑर्डर दे रहे हो तो आपका एक परचेज ऑर्डर पर मंथ के हिसाब से फोल्डर होना चाहिए। तो हर कस्टमर का एक परचेज ऑर्डर सीरियल नंबर, जैसे कि आप जितने लोगों से परचेज कर रहे हो तो सो राम का परचेज नंबर 1, परचेज नंबर 2, जैसे जैसे ऑर्डर देते जाए, रमेश का परचेज, मोहन का, सोहन का, तो इसे आपको एक परचेज ऑर्डर का फोल्डर बनाना चाहिए। अगर हो सके तो आप फाइल कर सकते हैं। बहुत लोग फाइल करते हैं, बहुत लोग सिस्टम में ही रख लेते हैं सेव करके। तो आपने देखा। इसके बाद आपका आता है कि इसके बाद है सप्लायर कोटेशन। जैसे कि आप कभी कभी दूसरे से भी कोटेशन आप लेते हो, सप्लायर से भी लेते हो, तो उसका भी आपको कोटेशन का फोल्डर बनाना चाहिए। एवरीथिंग नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस। हर मैन्युफैक्चरर या हर बिजनेस में खुद सब कुछ तो अपने से नहीं बनाता है ना। मान लीजिए जैकेट है तो इसमें बटन बनाने वाला कोई और था, कपड़ा बनाने वाला कोई और था, सिलाई करने वाला कोई और था, इसमें जो यार्न लगता है धागा और था। तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट है तो एक जगह 5-10 मटेरियल लगता है, तो 5-10 मटेरियल 5 वेंडर से लेता है और 5 का कोटेशन आपके पास रहना चाहिए। मान लीजिए PVC वाटर स्टॉपर बना रहे तो रेजिन कहीं और से ले रहे हैं, कैल्शियम किसी और से ले रहे हैं, CPW किसी और से ले रहे हैं, TBLS, DBLS, ALS, अस्टेरिक एसिड, SCS, जितना भी केमिकल है अलग अलग से लेकर के पूरा एक जगह इकट्ठा करके आप फिर मैन्युफैक्चरिंग करें। आप खोज मैन्युफैक्चरिंग करें तो वायर कहीं और से ले रहे हैं, रबर कहीं से और से ले रहे हैं, रेनफोर्समेंट कहीं से और ले रहे हैं, केमिकल कहीं से जिंक ऑक्साइड, एस्टेरिक एसिड, TMT, CBS, MOR, कार्बन ऑयल, प्रोसेसिंग ऑयल, कहीं एक ही वेंडर तो सब नहीं दे रहा है। तो वेंडरों का है कि आपके पास कोटेशन होना चाहिए कि सर लास्ट टाइम आपका रेट ये था, अभी क्या हुआ कि आप रेट बढ़ा रहे हो। ठीक है ना। तो ये फाइलिंग होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद जो है परचेज इनवॉइस, मतलब कि आप जब भी किसी से आप कुछ परचेज करते हो तो मान लीजिए कि आपका वो परचेज जैसे आपने किया तो आपको एंट्री करके
टैली में एंट्री करके आपको फिर उसको परचेज ऑर्डर का फाइल बनाना चाहिए। जैसे एक बिजनेस का मान लीजिए कई एक बिजनेस रहता है, जैसे संध्या एंटरप्राइज है, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स है, संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट है, संध्या फ्लेक्स रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो उतनी फाइल होना चाहिए जिसमें आप जिस कंपनी में जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप मटेरियल को परचेज किया उसमें डेट वाइज फाइल होना चाहिए। नहीं कि मान लीजिए कि आज मान लीजिए समझ 15 तारीख है तो 2 तारीख का पेपर परचेज ऊपर है और 15 तारीख का बॉटम में, ऐसा नहीं, डेट वाइज फाइलिंग होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी में आपका फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए। 1 2 डेट वाइज गए, 1 तारीख 1 जून को क्या परचेज हुआ, 2 जून को, ऐसे डेट वाइज नीचे जो है एक फिर ऊपर ऐसे एक एक आना चाहिए। ये सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि आप एंट्री किया ड्रॉ में ही छोड़ दिया। कल के ऑडिटिंग होगा, कल सेल टैक्स वाला आएगा, गवर्नमेंट वाला कहीं पकड़ेगा, आपका पूरा फाइल चेक करेगा तो आपका सिक्योरिटी में नहीं रहेगा, फाइलिंग में नहीं रहेगा। कम से कम आप बिजनेस करते हो तो एक फाइल को 5 साल तक मेंटेन करना पड़ता है। 5 साल तक ऑडिटिंग भी कर सकता है गवर्नमेंट। अगर उसको डाउट हो गया तो आपका रेड होगा, आपके पूरे फाइल चेक किए जाएंगे। इसके बाद आपका जो फाइल है तो हार्ड कॉपी कंपलसरी रखना ही है। इसके बाद मटेरियल रिसिप्ट रिकॉर्ड रखिए। हो सके तो हार्ड कॉपी के अलावा सॉफ्ट कॉपी अपना डेस्क वर्कटॉप में रखिए कि परचेज जो है मंथ वाइज इतना हुआ और बेस्ट रहेगा। कल के हार्ड कॉपी मिस हो जाएगा तो आपको सॉफ्ट कॉपी में रहेगा सिस्टम में, ठीक है। हर समझ में जो भी परचेज हुआ उसको स्कैनिंग करके मंथ वाइज डालिए। जैसे आपका पीआई मंथ वाइज है, परचेज इनवाइस भी रहना चाहिए मंथ वाइज। संध्या फ्लेक्स में क्या क्या परचेज किए, क्या है, स्कैन किए डाल दिए, स्कैन किए डाल दिए, आगे समझ में। तो कल के हार्ड कॉपी आपको ढूंढने में दिक्कत हुई तो यहाँ से भी हम चेक करके निकाल सकते हैं। इसके बाद में मटेरियल रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके कंपनी में आता है, मान लीजिए आपके कोई मटेरियल आया तो वो मटेरियल किस गाड़ी में आया, उस गाड़ी का नंबर लिख देना, रिसीविंग कब किया, मटेरियल का ट्रेसेबिलिटी मिला लेना, जितना उतना आया कि नहीं आया। आपका साइन होने से पहले उसको अप्रूवल होना चाहिए कि हमने रिसीव किया। फिर वो फाइल को अकाउंट्स में चले जाना चाहिए कि ये मटेरियल आया। कहीं एंट्री करना चाहिए कि आज के डेट में एक बुक में सो पार्टी से सो गाड़ी में इतना ये मटेरियल इतना आया, ये टाइम में आया। तो इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी रॉ मटेरियल आप रिसीव करते हो इनवार्ड में आपका रजिस्टर होना चाहिए। और फिर आउटवार्ड में जो जो मटेरियल डेट वाइज जाता है आउटवार्ड में भी रजिस्टर, आज ये मटेरियल फैक्ट्री से इतना इतना गया, इस फॉर्म पे ले गया। आपका 2 फॉर्म है, दोनों फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्टर्ड होना चाहिए। संध्या एंटरप्राइजेज में आज क्या परचेज हुआ, संध्या एंटरप्राइजेज में क्या सेल हुआ। इनवार्ड आउटवार्ड रजिस्टर शुड बी मेंटेन ऑलवेज फॉर इन द बिजनेस। इसके बाद आपको नेक्स्ट चलता है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड फाइलें कितनी मेंटेन होने चाहिए आपका ऑफिस के अंदर, ठीक है ना। फोर्थ जो कैटेगरी आ गया, यह पूरा जो है ना हिला देने वाला आपका है। उधर कहीं थोड़ा बहुत मिस भी कर दिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनेंस जो है ना की ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस जो की ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस का लेन देन का जो फाइल होता है वो जो होता है बिजनेस का एक बहुत बड़ा चाबी होता है। अगर गलती से चाबी भूल जाता है तो आप दरवाज़ा नहीं खोल पाते हो। उसी तरह से इसमें कोई भी पेपर मिस हो गया बाय मिस्टेक तो आपको लेना का देना पड़ सकता है। इसलिए फाइनेंस को बहुत बारीकी से, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, आपको एवरीडे का बैंक स्टेटमेंट से आपको डाउनलोड करना है। आज पेमेंट क्या आया, किसका से आया, किसको दिया, तुरंत जो है इन्वेंटरी एंट्री होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए टैली में, ठीक है। और बहुत लोग करते हैं उसको फाइल कर लेते हैं, लेकिन आज तो बैंक से हम जितना चाहे बैंक स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं, तो हार्ड कॉपी फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको डे बाई अपडेट होते रहना चाहिए। पेमेंट हमारा आया तो किधर से आया आज के डेट में, और गया तो सेकेंड डे पूरा अपडेट हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है फाइनेंस का।
अकाउंटेंट का। इसके बाद होता है कि इसके बाद कैश बुक। अब कैश बुक भी आपको मेंटेन करना होता है। कैश बुक का मतलब जैसे कि फिजिकली किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को आप ऑटो चार्ज दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को चाय पानी के लिए दे रहे हो, किसी को पेट्रोल के लिए दे रहे हो, किसी को डीजल के लिए दे रहे हो, तो सारे उसका स्लिप लाना। कोई कैश में कुछ कर दे, नेट बोल्ट या 200-400 रुपया 50 रुपये का चाय पी लिया, तो स्लिप जो है लेकर के आपको ये कैश बुक एक फाइल मेंटेन करना चाहिए। कैश बुक के अकाउंट्स में टैली में रहता है, उसमें जा कर के एंट्री कर देना चाहिए कि आज का जो है ना कैश इतना 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 ऑटो का गया, इतना जो है कंपनी के एक्सपेंसेस में गया, ये मेंटेनेंस में गया, ये पेट्रोल में गया, ये डीजल में गया, तो उसमें भी कैटेगरी रहेगा। तो कैश बुक बिजनेस में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको उसको एक एक गवर्नमेंट को 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा कि आपके अकाउंट्स में पैसे कैसे लिए गया, वो कुछ का प्रूफ बताइए, आपने कैसे दिया। तो हर आदमी को अपने एम्प्लॉयज का कम से कम ऑनलाइन ही पेमेंट करना चाहिए। ऐसे कैश से ज़्यादा बिजनेस में रिस्क होता है, उसका हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको वाउचर बनाना, उसका कैश बुक बनाना, फाइल करना, ये बहुत टफ वर्क होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 रुपया भी जो है ना आपको कैश नहीं देता है। काम करना है तो बैंक अकाउंट खोल लो भैया, आपके अकाउंट्स में जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है लेजर। अब लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी आपने किसी से परचेज किया, राम से आपने परचेज किया, राम ने श्याम से परचेज किया, तो श्याम को लेजर राम को भेज देना चाहिए एंट्री करने के बाद कि देखो सर आपसे हमने परचेज किया, आज तक ये आपका डेट है, इतना अभी परचेज किया, अब इतना हमने पेमेंट किया, इतना बैलेंस है। और राम भी श्याम को भेजते रहना चाहिए लेजर। लेजर का एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन में और हर मतलब बिलिंग के साथ लेजर अपडेट होना चाहिए। अब किसी कस्टमर को आप सेल कर रहे हो, मान लीजिए सीता ने गीता को सेल किया, ठीक है ना, सीता ने गीता को सेल किया, लेकिन गीता को मालूम होना चाहिए कि क्या हमें सीता को कुछ पेमेंट बाकी है क्या। तो लेजर सीता जो गीता को लेजर भेज देगी कि आपसे इतना पेमेंट आना और है, वो चेक कर लेगी अपना लेजर से। बस में किसी का पेमेंट आया, सर मान लीजिए मोहन का पेमेंट सोहन को आया, तो सोहन क्या करेगा, एंट्री करके तुरंत जो है ना मोहन को भेज देगा कि भैया आपका पेमेंट आया, अब इतना आपका बैलेंस हो गया, आप चेक कर लो। सेम डे में, एवरी डे में आपको ये लेजर जो है ना अपडेट होना चाहिए, इसमें थोड़ा भी डिले नहीं होना चाहिए। और तो ये मैनेजमेंट को भी मालूम होना चाहिए कि लेजर से क्या होता है, मैनेजमेंट डिसाइड कर पाता है, थिंक कर पाता है, कहीं गलत एंट्री तो नहीं हुआ। हो सकता है राम के नाम से 2 लोग हैं, जिसे कैंट पावर रबर इंडस्ट्री 2 है, तो हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कैंट पावर मुंबई है कि कैंट पावर बेंगलोर है। तो इसका पैसे आया तो उसमें डाल दे, तो इसका पैसे उसमें डाल दिए। अब सीता नाम के 2 कस्टमर है, तो कैसे बोलेगा कौन सीता, कुछ आइडेंटिफिकेशन कुछ रिमार्क डालिए, तो वो मालिक को मालूम होगा कि कौन से सीता से आया। आगे समझ, राम 2 कस्टमर है, एक ही नाम का 2 कस्टमर हो सकता है, एक ही नाम का 2 पर्चे आपका सेलर हो सकता है। तो आपको जब का जब आप आते ही ऑनर को मालूम होगा किससे पेमेंट आया, और जिसने मार्केटिंग किया उसको भी मालूम हो जाएगा किससे आया, तो तुरंत उसको पीआई जो अकाउंट्स में भेजिए किसका पेमेंट। एक पीआई का जो परफॉर्मा इनवॉइस है, सर ये परफॉर्मा इनवॉइस का ये मटेरियल का एडवांस पेमेंट आया, तुरंत वहाँ पे एंट्री कर लेगा। कुछ कस्टमर जो नए हैं और वहाँ पे इन्वेंट्री नहीं है उसका नाम से, तो आपको नया इन्वेंट्री एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तुरंत उसका पीआई जो है, जैसे पेमेंट आया एडवांस, तो आपको जो मेल को अकाउंटेंट का है उसमें भेज देना चाहिए कि सर ये पेमेंट जो है ना इस पीआई के रिगार्डिंग आया, आप इसको एंट्री कर लीजिए। बस में जैसे ही उसका मटेरियल हम और उसको एंट्री करके उसको लेजर भी भेज दीजिए साथ में, सर आपका पीआई है, आपका ये लेजर है, आपका एडवांस मेरे पास इतना है। आप लोग ऐसा करते हैं, क्यों नहीं करते? तो उसको पता चलेगा कि सेटिस्फाई, ओह क्या कंपनी है,
मेरा पेमेंट गया, मेरा लेजर आ गया, ये हमारा जो पैसे है संध्या इंटरप्राइजेज के पास इतना एडवांस में है। पीआई के साथ वो अगर लेजर दूसरे दिन भेज दे इतना हाई पी होगा, और आपको पता भी चल जाएगा जब फिर आपको जाओ तो उसका बैलेंस पेमेंट के लिए फिर आप मगजमारी करने लगते हो। तो आपके पास पीआई भी रहेगा, साथ में लेजर भी रहेगा, तो आपको कितना ट्रेसेबिलिटी इजी हो जाएगा कि सर 1 लाख रुपया का था, पीओ भाई ने आपने 50,000 दिया और 50,000 देना है, तो आपको उसी टाइम सेकंड भी नहीं लगेगा उसको बोलने में, क्योंकि पीआई और लेजर चिक के बोल रहा है कि इतना डिफरेंस है। फिर आपको अकाउंटेंट्स वाले को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे इसका पेमेंट कितना आया था बताइए ना, मैं भूल गए हूँ, लिखी नहीं हूँ। तो ये पॉलिसी है कि लेजर का इम्पोर्टेंट इतना है कि आपके बिजनेस में चार चाल लगाता है और कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, और ट्रांसपेरेंट रखता है। मतलब हम में पर्दे के पीछे हैं, तो क्या आपको देख पा रही हूँ या आप देख पा रहे हो? नहीं। ये पर्दा को हटा दीजिए, ट्रांसपेरेंट रहिए बिजनेस में। आपका पेमेंट आया, ये लो सर आपका मेरे पास है और मेरा इतना आपके पास है। ट्रांसपेरेंट जितना हम रहेंगे बिजनेस में डे बाय डे, तो आपको टेंशन नहीं होगा, हैप्पीनेस रहेंगे और सेल्फ कंट्रोल रहेगा। बात समझ में आया? सेल्फ कंट्रोल का पॉइंट सबसे अच्छा कि लेजर अपडेट होना चाहिए। जिस दिन लेजर में आप डिले किया तो आप जो है ना अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो आपको कंट्रोल करेगा सामने वाला। अरे तुम्हारा लेजर में इतना फर्क है यार, यार लेजर भी नहीं भेजते हो यार, अब तुम उसके कंट्रोलिंग में हो। बस में वो आपको कंट्रोल कर रहा है सामने वाला, क्योंकि तुम बहुत लेजी हो, तुम कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हो, लेजर तक अपडेट नहीं कर रहे हो, अब बार बार तुम्हारे को बोलेगा तुम कितना, अब वो तुम्हारे को कंट्रोल करेगा, तुम्हारे को सुनना पड़ेगा, तुम इरिटेट होगा। तो अगर तुम दुनिया में राज करना चाहते हो, सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हो, सेल्फ कंट्रोल जिस दिन करते हो दुनिया में राज करोगे, साम्राज्य हासिल कर दोगे, सिकंदर बन जाओगे। उसके लिए एवरी डे शुड बी मेंटेन द लेजर बार टू कस्टमर सेलर, अंडरस्टैंड। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो आता है जीएसटी रिटर्न। अब जीएसटी रिटर्न जैसे आपने करते हो, फाइल करना चाहिए। जैसे जीएसटीआर 1 किया आपने, फाइल प्रिंट आउट लेके फाइल करो सेम टाइम में। अकाउंटेंट क्या जीएसटीआर और फाइल का प्रिंट लेकर ड्रॉ में फेंक देता है, क्या करता है? ऐसा ड्रॉ में फेंक देगा। अरे सर में तो फाइल कौन करेगा? तुम कंफर्टेबल जोन में बैठे हो, तुम हिलना नहीं चाहते हैं। तुम्हें तो 1 सेकंड लगता था फाइल में बंद करने के लिए, फाइल क्यों नहीं किया उसी टाइम? जीएसटीआर 2 भी फाइल किया, प्रिंट आउट तो लिया, ड्रॉ में क्या तुम्हारे नौकर है? खुद सेल्फ कंट्रोल है तुम्हारे पास? तो ऐसे कर रहे हो, तुम्हारे को सुनने तुम्हारे को दूसरा कंट्रोल करेगा। तुम अगर ऐसे कर रहे हो, प्रिंट लिए मगर फाइल तक नहीं पहुंचाए, उसी ड्रॉ में फेंक के चले जाते हो, और फिर दूसरा दिन आकर के पूछते हो कि तो जीएसटीआर का कहाँ है पेपर? तो तुम्हारे पर कंट्रोलिंग दूसरा कर, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा जो काम है खुद करना, खुद फाइल तक पहुंचा देना। कौन पहुंचाएगा? आप अकाउंटेंट हो, आपने जीएसटीआर फाइल किया, आपने जीएसटीआर 2 फाइल किया, जीएसटीआर 2 तो फाइलिंग कौन करेगा? हु इज फाइलिंग इन द फाइल? कौन फाइल करेगा? ऐसा पेपर ड्रॉ में फेंक के जाने का मतलब क्या है? तो ये है सबसे बड़ा मतलब जीएसटी रिटर्न। टीडीएस रिकॉर्ड, जब भी आप कुछ लोन देने जाते हो या कुछ वो होता है या कुछ होता है, तो आपको बैंक वाला पूछता है कि हमको 3 साल का टीडीएस रिकॉर्ड दीजिए, या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते ना बैलेंस शीट मांगते हैं, टीडीएस रिटर्न मांगते हैं। जैसे बड़ी कंपनी में आपका वेंडर के साथ आपने फाइल किया था, वेंडर में टीडीएस मांगा था ना 2 साल 3 साल, तो अब टीडीएस ही आपके पास नहीं है, कोई रिकॉर्ड भी नहीं कि आपको टीडीएस जैसे साल में भरते हो, तो आप अकाउंट्स वाले को जो है ना एक फोल्डर बना देना चाहिए, एक हार्ड कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी का, कि 100 साल का टीडीएस इनकम टैक्स रिटर्न ये है, बैलेंस शीट ये है, ताकि जब भी कोई कस्टमर आपसे पूछता है कि आपका 3 साल का टीडीएस भेजिए, तो टीडीएस जो है ना डिसाइड करता है कि आप कितने जेन्युइन कस्टमर हो, कितना आपने प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो या लॉस में बिजनेस कर रहे हो। तो कोई भी बिजनेसमैन जो है ना अच्छे बिजनेस के मैन के साथ जुड़ना चाहता है,
ओके ना। कोई भी बिजनेस अच्छे आदमी के साथ जाना चाहेगा, साथ में गलत लोगों के साथ में नहीं जाना चाहेगा। तो वो देखना चाहे कि अर्थात कि आपने क्या, आपका 3 साल का ग्रोथ देखेगा कि हर साल आपका ग्रो हुआ है कि नहीं बिजनेस। वो TDS बताता है, बैलेंस शीट बताता है कि लास्ट ईयर आपने सपोज 1 ईयर का किया था, तब नेक्स्ट ईयर आपने 1.5 ईयर किया कि नहीं, या दूसरे फिर नेक्स्ट ईयर तीसरा साल आपने 2 ईयर का बिजनेस किया कि नहीं। ये नहीं कि पता अभी 1 ईयर का किए और अब दूसरे साल जो है ना 0.75 का किए, तो वहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होगा कि ग्रोइंग एवरीथिंग। हर लोग जो है ना ग्रोइंग के साथ जाना चाहता है, आगे बढ़ने वालों के पीछे में लगना चाहते हैं। पीछे कोई नहीं जाना चाहता, जो आगे जा रहा है उसी के पीछे लोग जाता है, जो पीछे जा रहा है उसको कोई थोड़ा तो नहीं जाता है क्या। तो यह है TDS। तो TDS का आपको ना अपडेट फाइल हो। अरे TDS पूछ रहा है कहाँ देखो, तो फाइलिंग क्यों नहीं किया, सिस्टम में क्यों नहीं रखा। आप PI रख रहे हो मंथ वाइज, तो TDS को फाइल बना लो कि मंथ वाइज, जैसे 2025 to 2026 संध्या फ्लेक्स का TDS, संध्या एंटरप्राइजेज का TDS, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स का 2023 से 24 का TDS फाइल। तो हायर हुज व्हाट इज योर वर्क, आप अकाउंट्स का क्या काम करते हो। आज वो अकाउंट्स के उस TDS की वजह से हमारा कंपनी को ऑर्डर नहीं आया, तो मार्केटिंग वालों को उसको नीड्स थी, आपने फाइल नहीं किया, तो वहाँ पर कस्टमर पूछ रहा है। तो हाउ टू कन्विंस द कस्टमर, हाउ टू गेटिंग द ऑर्डर, दैट इज ए मेजर प्रॉब्लम। तो शुड बी मेंटेन द सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। TDS मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल होना चाहिए। इनकम टैक्स इज ए कैपिटल फॉर द बिजनेस बोल सकते हैं। इनकम टैक्स जो होता है कैपिटल होता है बिजनेस के लिए। एक जैसे कि आपका घर एक कैपिटल है, उसी तरह से आपका इनकम टैक्स एक कैपिटल है। आपका वो बहुत बड़ा चेयर है जिस पर आप बैठ करके आप बिंदास ऐसा मुझ पर ताव रख के बोलते हो मैं जो है ना एवरी ईयर्स जो प्रॉफिटेबल में हूँ और हर साल जो है ना प्रॉफिटेबल बिजनेस करता हूँ और गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरता हूँ। तो हर लोग जो है मुझ पर ताव देने वाले के साथ ही हाथ मिलाना चाहते हैं उसके साथ रोने वाले के साथ कोई भी नहीं जाना चाहता है, रास्ता चेंज कर लेता है। लेकिन जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है और बुलेट की तरह आवाजें हैं, चाल में ढाल है और ढाल में लगन है और एक जुनून है, उसी के साथ लोग वेलकम सर, हाउ आर यू। नेक्स्ट जो आता है सर लोन एंड OD डॉक्यूमेंट्स। लोन जो होता है, देखिए आप जब लोन लेते हो या OD लेते हो तो उसका भी फाइल होना चाहिए। इस कष्ट फाइनेंसर से हमने लोन लिया था, ये उसको फोल्डर में क्यों नहीं रखे। जब IT रिटर्न के टाइम में जो हम लोन लेते हैं वो लोन जितना भी इनकम होगा, मान लीजिए कि आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ साल में, तो जितना आप लोन लिए हो उसका इंटरेस्ट माइनस होगा। जितना आपका फैक्ट्री का रेंट भर रहे हो उतना माइनस होगा। मान लीजिए कि 10 लाख हुआ, आपने लोन कितना भर रहे हो वो माइनस हो जाएगा। आप फैक्ट्री का रेंट कितना भर वो माइनस हो जाएगा, और जो बचे हुए पैसे हैं उसी पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो सबसे बड़ा मिस्टेक कौन करेगा इस सिस्टम। अकाउंटेंट का जिम्मेदारी है कि आपने फाइलिंग क्यों नहीं किया। OD का आपके पास लोन आया, वो होल्डर आया, उसको फाइल करो, अपडेट करो, ताकि वो जो IT रिटर्न के टाइम में बताना पड़ेगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वेयर जे प्रॉफिटेबल बिजनेस, मैं बिजनेस फायदेमंद कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो लोन लेके कर रहा हूँ, मैं दूसरे से उधार लेके कर रहा हूँ और इसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ। तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना आपको इनकम टैक्स को उससे माइनस कर देगा। आप LIC भर रहे हो वहाँ पर उतना माइनस होगा, आप अपने बच्चों को फीस भर रहे हो वो भी आपका इनकम टैक्स में माइनस होगा, आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस जितना भी है ये सारे जो है ना इनकम टैक्स में आपका अमाउंट में रिड्यूस होगा, तो आपको इनकम टैक्स कम भरना पड़ेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलता है कि प्रोडक्शन रिलेटेड जो आपको जो फाइल होता है। बिजनेस में बार बार बोलता है कि बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड की तरह ये एरिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें आपको जो है ना मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट जितना बड़ा
ब्रह्मांड की तरफ माइंड सेट रखेगा, अब कोई भी बिजनेसमैन इतने फाइलों का नॉलेज रखेगा ना, वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। आप सोचते हो कि ऑर्डर ले लिया बेच दिया, इससे काम नहीं चलेगा। इतने फाइलों को 200 फाइलों का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कोई सब्जी बेच लेना। 200 फाइलों को अगर आपके पास मेंटेन करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप ऑटो चला लेना, कहीं नौकरी कर लेना 1,50,000 25,000 पर, लेकिन बिजनेस में नहीं जाना। अगर आपके पास 200 फाइलों को आपको माइंड सेट में फील करने की कैपेसिटी है, आप फीलिंग कर सकते हो, तभी आप जो है ना आप हीलिंग कर सकते हो, तभी आप अच्छा फीलिंग कर सकते हो और अपने बिजनेस में आगे जा सकते हो। तो नेक्स्ट जो आता है, आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन में कितना आपको फाइल करना इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रोडक्शन में आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो प्रोडक्शन में ऑर्डर आने के बाद आपके क्या होता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि मेरे पास ऑर्डर आ गया, इसको कब प्रोडक्शन में लेना है। जैसे होज है, पीवीसी वाटर स्टॉपर है, तो प्रोडक्शन का ग्रुप होता है, पूरे प्रोडक्शन पेंडिंग ऑर्डर या प्रोडक्शन प्लान, आज का प्रोडक्शन प्लान क्या है, तो उसको आपको फाइल करना चाहिए या सिस्टम में रखना चाहिए कि आज हमारे पास इतना पेंडिंग ऑर्डर है और आज जो है ये प्रोसेस में जाने वाला है। तो उसके हिसाब से प्लानिंग करना, एक वीक का प्लान किया जाता है कि हमारे पास इतना परचेज ऑर्डर है और ये परचेज ऑर्डर को हम कब जो है कब फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचाने वाले हैं। वो आप प्लान अगर बना के रखते हो तो वही मार्केटिंग वाला जब कस्टमर से बात करेगा तो पूछेगा कि सर आप मेरा होज पाइप को कब दे रहे हो, तो वो प्लानिंग रहेगा आपको सिस्टम में, तो आप उसको देख के बोल सकते हैं सर आपका मटेरियल प्रोसेस में है और जो फिनिश प्रोडक्ट तक आपको है, जैसे आज 15 तारीख है ना सर, तो मोस्टली मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे प्रोसेस में जो है आपको 18 को फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा और आपको 18 को इवनिंग अदरवाइज 100% आपका डिस्पैच हो जाएगा, इफ अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो प्रोसेस में। तो ये प्लानिंग जो डिसाइड करता है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिलाता है, ट्रस्ट दिलाता है कि आपको मैंने ऑर्डर दिया तो मटेरियल आप हमको कब डिलीवर कर रहे हो। डिलीवरी और सर्विस इज ए की ऑफ द डेवलप ऑफ योर बिजनेस बोल सकते हैं। टाइमली डिलीवरी एंड टाइमली सर्विस इंक्रीज द योर बिजनेस, ऐसा बोल सकते हो। तो ये आपका प्रोडक्शन प्लानिंग ही बता पाएगा। इसके बाद जो आता है कि डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या है, जैसे कि आपने तो प्लान किया कि सो मटेरियल सो डेट में कंप्लीट होने वाला है, लेकिन हु इज प्रूफ दैट आगे पीछे कौन कर रहा शेड्यूल को, आगे पीछे कौन शेड्यूल को कर रहा है। वो शेड्यूल इतना बनाए थे कि आज 15 तारीख को ये मटेरियल कंप्लीट हो जाने वाला था, तो हु ये डिसाइडेड कि 15 तारीख को हुआ कि नहीं, हु डिसाइडेड, हु रिपोर्टिंग, तो दिस प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये प्रोडक्शन रिपोर्ट ही आपका प्रूफ देगा कि विजिबल करेगा कि ये जो एविडेंस कौन, हुज एविडेंस है, वो हुज एविडेंस फॉर दिस मटेरियल इज रेडी या अंडर प्रोसेस, अंडरस्टैंड। तो दिस प्रोडक्शन रिपोर्ट के एविडेंस फॉर दिस मटेरियल इन द प्रोसेस या कंप्लीटेड, ओके। तो आप प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको डेली आना चाहिए कि आपका ये मटेरियल आज रेडी हो गया, तो मार्केट वाला अपने दिमाग को देख के प्लान कर लेगा कि अब सर आपका मटेरियल हो सकता अभी डिले होने वाला है, क्योंकि आज का प्रोडक्शन प्लान हमारे पास प्रोडक्शन इतना ही है, इतना ही प्रोडक्शन आया, तो आप तुरंत उसको इंटीमेट करोगे सर आपका एक दिन और डिले होने वाला है सर। क्योंकि देखिए कि ट्रेन जब चली थी बिहार से दानापुर से, तो अभी बता रहा है कि 2 घंटे लेट चल रही है, तो शेड्यूल बता रहा है कि आप तक सिकंदराबाद इतना घंटे लेट से पहुंचेगी। तो क्या आपने इस प्लानिंग के हिसाब से कस्टमर को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि आपका मटेरियल दी। अब अगर कस्टमर ही आपको फोन करेगा तो आपका क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए ये प्रोडक्शन रिपोर्ट से आपको तुरंत इंटीमेट करना चाहिए कस्टमर को, सॉरी फॉर डिले सर, कुछ इश्यूज आ गया, अब आपका मटेरियल 2 दिन और डिले होने वाला है। जिस तरह से आपको प्लेन बताती है कि प्लेन इतना घंटे डिले है, ट्रेन बताती है कि इतना घंटे डिले है, तो हाई आर नॉट टू गिव द रिपोर्टिंग टू कस्टमर की आवर प्रोडक्शन इज ए डिले फॉर 2 days 1 day, हाई आर नॉट गिव द प्रॉपर रिपोर्ट, तो हाउ डू द सक्सेस बिजनेस, अंडरस्टैंड। तो हमारा जो प्रॉपर रिपोर्टिंग जो है ना, हमारा रेफरेंस को मजबूत करता है। गुड रिपोर्टिंग
गिव द गुड रेफरेंस, आप लिख सकते हो। बिजनेस में गुड रिपोर्टिंग, गिव द गुड रेफरेंस फॉर ग्रो द बिजनेस बोल सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि बैच रिकॉर्ड आता है कि जैसे प्रोडक्शन में जो भी आप मटेरियल बनाते हो तो टेस्ट रिपोर्ट बनाते कैसे, हाउ टू मे आइडेंटिफाई द टेस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज ए बैच। आप एक बार में पीवीसी वाटर स्टॉपर नहीं बनता, 75 kg का एक बैच बनता है। तो बैच किस साइज में बना, पीवीसी बेरिंग बनता है, रबर होज बनता है, तो कौन सा बैच, बैच का नंबर, आज का डेट बैच होज नंबर 100 ये साइज में बना, इसको एक्यूरेसी बोलते हैं। इसका भी रिकॉर्ड रहता है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो है ना, इसके बाद आपका मशीन मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी रहना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, हर बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद होगा। मैं अपना टाइम आधे घंटा देता हूँ, 1 घंटा देता हूँ, मेरे को काफ़ी दर्द होता है, मेरे पास भी शेड्यूल टाइट है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे इस तकलीफ को ना ऐसे ही नाजायज मत जाने दो, आप इसको अपने लाइफ में यूटिलाइज करो, एडॉप्ट करो, ताकि आप बिजनेस का किंग बन सको। अगर नहीं कर पाते हो तो आपके जैसा बदनसीब इस दुनिया में नहीं होगा। अगर इस सारे चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर पाते हो अपने लाइफ में तो यू कैन नॉट डू इन द एनीथिंग्स इन योर लाइफ। देखिए कि ये मिथिलेश चौधरी अपने 29 ईयर्स को एक्सपीरियंस को ला करके आपके सामने ऐसा परोसता है थाली में, आप इसको नहीं खा पाते हो तो ये आप जैसा बदनसीब कहीं नहीं होगा। आप जिंदगी में आप कभी भूखे ही मरने वाला है, कोई आपको परसने वाला नहीं रहेगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कि मशीन मेंटेनेंस रिकॉर्ड, क्या कितने बार आपका बेल्ट खरीदना पड़ा मशीन में, कितने बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, कि कब आपने गियर बॉक्स में ऑयल डाला था, कब आपने मेंटेनेंस के ब्लोअर से कब साफ किया था, ट्यूबलाइट को कब साफ किया था, क्या यू हैव रिकॉर्ड। आपने आपका सिस्टम जल गया, सीपीयू जल गया, कब आपने उसे ब्लोअर से साफ किया, डस्ट याद है। कभी कपड़े कब मारे थे, प्रिंटर पे ब्लोअर से कब साफ किए थे, आपको याद है। ये ट्यूबलाइट पे इतनी गंदगी फैली है कंपनी में, फैन इतना डस्ट, जितना का फैन का वजन उतना डस्ट उस पर जाम है, कब आपने साफ किया था, कोई रिकॉर्ड है। मेंटेन ISO 9000 2015, आपके पास सिस्टम नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बड़ी कंपनी में रिकॉर्ड रहता है, एवरी वीक ट्यूबलाइट साफ होना चाहिए, फैन, सालों साल काम करते रहते हो, कंपनी में डस्ट आता है, व्हाई आर नॉट बर्न द सिस्टम ऑफ द ऑफिस। ऑफिस का सिस्टम क्यों नहीं चलता है, कंपनी का सिस्टम बार बार क्यों चलता है। आप लोग क्या बिलियंस मेरा क्या जाएगा, जाएगा तो कंपनी को जाएगा, बंद हो जाएगा तो कंपनी का बंद। उसको न ब्लोअर मारते हो, न साफ करते हो, न बेल्ट को साफ, बेल्ट क्यों जलता है, कभी पुली पर कभी डस्ट जाता है, पाउडर जाता है, उसमें जो बारीक बारीक पाउडर के अंदर कंक्रीट रहता है, वो रबर में घुसता है और बेल्ट हीट करता है और ब्लेड जो है ना कन्वेयर बेल्ट को काट देता है। तो एवरीडे आप मशीनों को ब्लोअर से मारना, साफ करना। गियर बॉक्स क्यों जाता है, गियर बॉक्स क्यों खराब होता है, सब आपके शरीर को तो आपको डेली साफ करना याद है क्या। जिस मशीन को आप यूज कर रहे हैं उसको आप मेंटेनेंस करना याद है कि आपको क्या जानने वाला है। चलो खराब होगा ये लेके आ जाओ। प्रोडक्शन रिजेक्शन रिकॉर्ड आप रखते हो, इस महीने में कितना प्रोडक्शन रिजेक्ट हुआ। रिजेक्शन को जो अवॉइड कर लिया कंपनी, वही तो प्रॉफिट में जा रहा है। आप महीने में 10 लाख का माल बनाते हो, 5 लाख का रिजेक्ट कर दोगे तो फायदा क्या होगा। 1 लाख का रिजेक्शन हो जाए तो फायदा क्या है। रिजेक्शन अवॉइड जो करता है वही कंपनी ग्रो करती है, वही ऊंचाई तक पहुंचती है। आपको बुक मिला, पेन मिला, आप बुक को मान लीजिए कि आपका बुक मिला है लिखने के लिए, आप इसका यूज कितना कर रहे हो। ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिए कि यहाँ पर लिख दिए, आप रिजेक्ट कर रहे हो पेपर को। आपको पूरे फुल करते हुए आगे जाना है, यूटिलाइज करना है, यूज करना है। बस में गया आगे समझे नहीं। तो ये है सिस्टम। इसके बाद आपका है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फाइल। अब देखिए फाइलों में
जो 6 कैटेगरी आता है क्वालिटी कंट्रोल फाइल। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। आपका कोई भी चीज़ बना रहे हो उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हो, कस्टमर कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो रॉ मटेरियल का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। जो भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो कस्टमर से सप्लायर से टीसी भेजो सर। जैसे आपसे पीवीसी वाटर स्टॉपर का, होज का, इलास्टोमेरिक बेरी का कस्टमर बोलता है कि आप जो दे रहे हो उसका टेस्ट देख दो, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आप जिसे देते हो उसी इनवॉइस के साथ टीसी भी फाइल कर दो। आप किसी से रॉ मटेरियल लेते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो, CPW लेते हो, उसका कस्टमर से बोलिए उसका साथ टीसी दो, टेस्ट रिपोर्ट उसके साथ फाइल करो। इसके बाद इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इन प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका जैसे आप पीवीसी वाटर स्टॉप चल रहा था, आपने थिकनेस बीच में चेक किया, विड्थ चेक किया, चलते चलते जो चेक किया जाता है तो इन प्रोसेस चेक बोला जाता है। चलते चलते जैसे प्रोसेस जो चल रहा है, जैसे होज बना रहे हो तो उसमें बीच बीच में क्या लेयर दिए, लाइनिंग कितना दिए, कवर कितना दिए, मिडिल कितना दिए, रेनफोर्समेंट क्या दिए, पिच कितना दे रहे हो, वायर का गेज कितना दे रहे हो। तो हर एक स्टेप पर जो चेक किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन प्रोसेस इस रिपोर्ट। और उसमें फॉर्मेट रहता है, उसको भरना पड़ता है कि इतना होना चाहिए, इतना टेम्परेचर भरना होता है हर प्रोसेस में। फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बाद में, फाइनल होने के बाद आपके पास एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, लेंथ कितना होज का चाहिए था, उसका फ्लेंज का डायमेंशन किसके अकॉर्डिंग था, उसका PCD क्या था, आपने फाइनल ब्रस्टिंग प्रेशर चेक किया क्या, वर्किंग प्रेशर चेक किया क्या, PVC वाटर स्टॉप बनने के बाद फाइनली उस बंडल का वेट किया क्या, उस डायमेंशन को कुछ लिखा क्या, ये आपका फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो जाता है। उसको भी फाइल करना पड़ता है। कैलिब्रेशन रिपोर्ट, जिस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, क्या इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है, क्या इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे हार्डनेस टेस्टर है, आपका हार्डनेस टेस्टर का एक मास्टर होता है, टेस्टेबिलिटी होता है। ये हार्डनेस टेस्टर बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैसे मालूम करेंगे, उसका कैलिब्रेशन होता है। वर्नियर कैलिपर है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्रेशर गेज है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक आपका टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, वो प्रॉपर काम कर रहा कि नहीं कर रहा, उसका एक कैलिब्रेशन होता है लैब के अंदर। क्या वो कैलिब्रेटेड है? एवरी इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैलिब्रेटेड इन द योर प्रोसेस, इन योर क्वालिटी सिस्टम, इन योर लेबोरेटरी। आगे समझ में बता। कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रो योर द बिजनेस। कस्टमर कंप्लेंट हमें जो है हमारे फीडबैक देता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। मैं मिथिलेश सर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या क्या वीकनेस है आप लोग देख पा रहे, एविडेंस है, आप मेरे को विजिबल कर पा रहे हैं। मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, क्या बोलने में गलती कर रहा हूँ, कैसा कब मेरा जैकेट में क्या कमी है, मेरा खड़ा होने में क्या कमी है। आपका लोगों का कंप्लेन ही मेरा जो है ना डेवलपमेंट का सोर्स है। कस्टमर कंप्लेंट सोर्स ऑफ द योर डेवलपमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। कस्टमर कंप्लेंट इज ए सोर्स ऑफ योर डेवलपमेंट। जितना कस्टमर आपसे कंप्लेन करेगा उतना आप होशियार होते जाएंगे। आप उसको अपना आपको अवॉइड कर देंगे, वो आपको रुकावट डालेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टैंड। जितना हमारे माँ बाप टोकते हैं, रोकते हैं, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं तो हम वो लड़की या लड़का डेवलप हो जाता है। जितना हमारे को टीचर हमारे को कंप्लेन ठोकता है, अरे तू कैसा है, अरे कैसा कपड़ा पहना, तू होमवर्क क्यों नहीं किया, अरे तू गधा, एक भी ऑर्डर नहीं लेके आया, कल प्रॉमिस किया था इतना का ऑर्डर लेके आया, तू ऑर्डर क्या लेके आया। तो तुम्हारे को कंप्लेन कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे को आगे तक पहुंचाना चाह रहा है। तुम सुन के उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तुम नहीं रहेगा। दूसरे स्टूडेंट तो बहुत है, जो 10 स्टूडेंट में से 1-2 स्टूडेंट उसका फॉलो करे इंस्ट्रक्शन, उसको अच्छा बना देगा। 2 लोगों को 8 लोगों को बोले जाओ भाखर में, क्या मतलब है, बस रहेगा ना। तो ये सिस्टम होता है कि देखो कि मतलब कस्टमर जो कंप्लेन कर रहा है, आप उसको कंप्लेन को सुनो, उसको रेक्टिफाई करो, उसके ऊपर खड़ा उतरो। जैसे कोई बोलता है बिल्डिंग आपका अच्छा नहीं है, होज आपका ऐसा हो गया, तो आप क्या आर्गुमेंट करते रहोगे, नहीं ऐसा ही चलता है, नहीं वैसे नहीं।
जो कुछ तो हुआ तभी तो आपको बोल रहा है ना, बस भैया। तो कस्टमर कंप्लेन को सुनो, इरिटेट मत होइए, बस भैया। और जो कंप्लेन किया उसको रिकॉर्ड करो कि यहाँ से ये कंप्लेन आया था, मीटिंग करो कंपनी में, तभी क्वालिटी सुधरेगी। भैया ये महीने में इतने कंप्लेन आया, इसका सुधार का क्या तरीका है, ऐसा नेक्स्ट नहीं होना चाहिए। जितना कस्टमर कंप्लेन करता है वो कस्टमर को कंप्लेन सुनते सुनते, अगर वही रिपीट बार 3 बार कस्टमर कंप्लेन सेम रिपीट का आया तो मतलब आपके कंपनी में कहीं ना कहीं जानबूझ के कोई कर रहा है, बस समझ गया। अब जैसे कि आपका डिस्पैच करते हो तो कस्टमर का कंप्लेन पहले आता था, मेरे को भेजना था, तुम यहाँ पे भेज दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग बहुत कोशिश किया कि कस्टमर से बात करेंगे, डिलीवरी एड्रेस ये पिन कोड ये, तब हम लोग आज भेजते हैं। तो हमको वहाँ से कंप्लेन आना बंद हो गया। पहले बिर्थ में कम आता था, मैं डिजिटल जाते थे, मैनुअली चेक करते, कस्टमर का कंप्लेन बंद हो गया। लोग बोलता था कि लेंथ कम आ रहा, 25 मीटर के जगह 24 मीटर आ रहा, तो हम लोगों ने मैनुअली लेंथ चेक करना शुरू किया मशीन के अलावा। तो आज पूरी तरह से वो कंप्लेन बंद है। तो आप कहाँ पर चेक कर रहे हो? कस्टमर कंप्लेन को सुनो और उसको रेक्टिफाई करो अपने लाइन में। अपने टीचर की बात सुनो, उसको अडॉप्ट करो, उसको रेक्टिफाई करो अपने लाइफ पे। अपने बॉस की बात सुनो, अपनी वाइफ की बात सुनो, उसको अपने लाइफ पे अडॉप्ट करो, उसको रेक्टिफाई करो। क्योंकि जो आपको नहीं दिख रहा वही तो सामने वालों को दिख रहा। कहने का मतलब मेरे अंदर पीछे 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 क्या है बताओ? पीछे क्या है, पीछे क्या है बताओ, मेरे को नहीं दिख रहा। कुछ नहीं। तो आपका जवाब हुआ कुछ भी नहीं है। और कुछ रहता तो आप बोलते ना, क्योंकि वो मेरे को नहीं दिख रहा। उसी तरह से कस्टमर जो है वो आपका कमैया दिख रहा है, लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा। तो वो दिखा रहा है तो आप उसको देखो, समझो, जो बोल रहा है सही है बोल रहा है, कि आपके पीठ के पीछे कुछ है, बस में। तो ये कस्टमर कंप्लेन का मतलब होता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट जो जाएंगे, 7th जो है ना, वीडियो जरा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लिए आप इसको अगर 50 बार, एक बार नहीं 50 बार इसको देखिए ना सर, तो आप बिजनेस का महारत हासिल कर देंगे। मैं मिथिलेश्वर संध्या फ्लेक्स, किंग ऑफ द संध्या फ्लेक्स एंड फाउंडर ऑफ द संध्या फ्लेक्स। मैं अपनी बिजनेस को जमीन से पर से अर्श तक लाने की कोशिश कर रहा हूं, और खुद सीख रहा हूं और आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपको जिंदा रखूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपको नॉलेज देते रहूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट अब कितने फाइल है, कितना फाइल के बारे में बताएगा। तो बिजनेस के लिए सर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 200 फाइल मेंटेन करना पड़ता। क्या 200 फाइल मेंटेन करने की पावर रखते हो, कैपेसिटी रखते हो, तो बिजनेस में जाना सर। अगर 200 फाइल को अपने दिमाग में नहीं रखते हो तो डोंट इन्वॉल्व इन द बिजनेस सर। आप जॉब कर लो, सब्जी बेच लो, टोकरी बेच लो, लेकिन बिजनेस में नहीं जाना सर। नेक्स्ट जो आता है आपका, देखिए HR एम्प्लॉयज फाइल, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। 7th आता है इन्वेंटरी फाइल। अब यहाँ पर आता है, देखिए 7th जो कैटेगरी इन्वेंटरी फाइल, रॉ मटेरियल स्टॉक रजिस्टर। आपके पास क्या रॉ मटेरियल का स्टॉक है, व्हाट इज द स्टॉक लेवल शुड बी, इतना होना चाहिए ताकि आपका कंपनी बंद न हो। आप पीवीसी वाटर स्टॉक पर चलाते हो तो कैल्शियम का स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए, पर डे का कंजम्पशन कितना है तो 7 डे का स्टॉक रहना चाहिए। CPW का पर डे का कंजम्पशन कितना है तो 7 डेज का कितना होना चाहिए। रेजिन का इतना है तो कितना होना चाहिए। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टॉक लेवल। अगर एक मटेरियल भी शॉर्टेज पड़ा तो प्रोडक्शन इज हैम्पर, यू गोइंग फॉर द लॉस, अंडरस्टैंड। तो शुड बी मेंटेन द स्टॉक लेवल इन द रजिस्टर। आज का रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या है और कितने दिन का है, कितने दिन चलने वाला है। आपके घर में कितने लोग खाने वाले हैं और कितना घर में चावल है, कितना आटा है। 5 लोग खाने वाला है, आधा किलो चावल है तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। हाउ टू मेंटेन द रजिस्टर, हाउ टू मेंटेन द स्टॉक, अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है फिनिश गुड स्टॉक रजिस्टर। आपके पास क्या फिनिश गुड है, क्या रेडी मटेरियल स्टॉक है, हाउ टू how to dispatch same day of the PVC water tower, how to do the dispatch cement fitting rubber hose and
जो मटेरियल आपके पास है अभी कस्टमर को अभी चाहिए, तो हाउ नॉट मेंटेन द स्टॉक। तो आपके पास डिस्प्ले होते रहना चाहिए कि मेरे पास ये सारे स्टॉक है, दे सकता हूँ कोई भी बिजनेस में। अंडरस्टैंड। इसके बाद आपका आता है कि डिस्पैच रजिस्टर। आपने बोला कि जो भी डिस्पैच करते हो तो आप लिखो, तो हमको बताओ कि पिछले महीने में कितना मटेरियल डिस्पैच हुआ। कुछ एक्सप्लेन। वो रजिस्टर बोलेगी कि सर लास्ट मंथ में पीवीसी वाटर स्टोर इतना टन गया है, रबर होज इतना गया, ये प्रोडक्ट इतना गया। हुज टेल, ये रजिस्टर चिक के बताएगी कि जो डिस्पैच हुआ यहाँ पर रिकॉर्ड है सर, इतना इतना मटेरियल हम लोगों ने सेल किया। तो ये डिस्पैच जो है आपका रिपोर्ट जो है ना, आपके बिजनेस को चार चांद लगाएगा, आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि मैं कौन सा बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेच पा रहा हूँ, तो उस पर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। ओके। इसके बाद आपका आता है कि आपका स्क्रैप रजिस्टर। जैसे आपका कुछ स्क्रैप हो गया, कुछ रिजेक्शन हो गया, क्या वो आपका रजिस्टर में लिखा हुआ है तो स्क्रैप वहाँ इतना पड़ा हुआ है, इतना स्क्रैप लोहा पड़ा हुआ है, ये मशीन जो है काम का नहीं वहाँ पड़ा है, ऊपर रिकॉर्ड है। ये फूटा हुआ बल्ब इतना वहाँ पर रखा हुआ है, ये टूटा हुआ लोहा इतना पड़ा हुआ है। जो काम के चीज़ें नहीं वो भी रिकॉर्ड में रजिस्टर में होना चाहिए। वक्त पड़ने पर उसको क्या करना है, बेचना है कि रखना है। ओके। अब चलते हैं कि देखिए 9 जो एक जो कैटेगरी है आपका, ये हिला देने वाली कैटेगरी है जहाँ पे सब लोग फेल हो जाते हैं, वो है HR इम्प्लॉइज फाइल। मतलब HR का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर मैनेजमेंट को ही HR बोलते हैं। जो मैन को मैनेज करता है, जो एक आदमी टीम लीडर की तरह पूरे आदमी से काम कराता है, उसको ही बोलते हैं HR। ओके। ह्यूमन रिसोर्स क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें कि एम्प्लॉइज का डिटेल होना चाहिए, कितने आदमी काम करते हैं, उनका ESI PF, उनका बायोडाटा है कि नहीं आपके कंपनी में, उनका आधार कार्ड, उनका पान कार्ड पूरा कौन मेंटेन करेगा? HR मेंटेन करेगा। वहाँ पर पूरा जितना आदमी काम करे सबका डाटा होना चाहिए। इसके बाद अटेंडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास जितने काम करते हैं, कितने लोग आए ड्यूटी पर और कितने लोग एब्सेंट है, ये HR का काम होता है। रिकॉर्डेड होना चाहिए, सबको मालूम चाहिए कौन आज एब्सेंट है, कौन नहीं आया। तो अटेंडेंस ग्रुप चिक के बताएगी जो आपके सिस्टम में है। इसके बाद सैलरी रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका कितना पर मंथ सैलरी है लिस्ट आउट होना चाहिए। से वर्बल ये नॉट विजिबल द योर बिजनेस। कोई भी वर्बल चीज जो है विजिबिलिटी नहीं होती है, रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी एजिबिलिटी होगी। एजिबिलिटी आस्क द रिकॉर्ड। ओके ना। कोई भी चीज जो है एजिबल जो है तो वेयर इज रिकॉर्ड। ओके। तो ये आपको रिकॉर्ड होना चाहिए, किसकी कितनी सैलरी है, कितने देनी है, कितना दिए, कितना किसको देना है, सारी एवरी मंथ का रिकॉर्ड होना चाहिए, इसका फाइल होना चाहिए। ओके। इसके बाद आपका होता है PF ESI रिकॉर्ड इज एप्लीकेबल। जिसको अगर आप PF दे रहे हो या ESI कर रहे हो तो एवरी मंथ का फाइल होना चाहिए। आप ESI पेमेंट करो, फाइल करो। और ESI में क्या होता है कि अगर 78 डेज से आपका अटेंडेंस कम है विदिन 6 मंथ में, एवरी मंथ शुड बी मिनिमम अटेंडेंस 13 डेज। अगर आप 13 × 6 करते हो तो 78 डेज आता है। अगर 78 डेज आपका प्रेजेंट नहीं है तो आप कोई भी मेजर बीमारी के लिए जाओगे, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। तो अटेंडेंस का डिसिप्लिन का महत्व समझो कि अगर आपका हर महीने डुमा ही मारोगे तो आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी नहीं बनेगी। हर महीने में आपको कम से कम 13 तो अटेंडेंस होना चाहिए, संडे छोड़ करके। अगर 13 अटेंडेंस नहीं है तो आपको ESI में भी आपके जो दवा नहीं, मेडिसिन तो मिल जाएगी मगर मेजर प्रॉब्लम में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कल का ही केस है, एक हमारे एम्प्लॉइज को हॉस्पिटल में गया लेकिन उसका अटेंडेंस जो है 78 डेज नहीं हो रहा है। 10 और 12 के एवरेज में रहने से उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया उसका मदर का,
लेकिन वहाँ पर एलिजिबल नहीं रहने से उसको डॉक्टर ने एडमिट करने से रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। उसको प्राइवेट में जाना पड़ा और प्राइवेट में जाने के बाद 1 लाख का समझो बिल बनने वाला है। इसके बाद आता है कि देखिए आप नेक्स्ट जो आता है डिस्पैच एंड लॉजिस्टिक। आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है कि आपके बिजनेस को तार तार कर देने वाला है। यहाँ पर मिस्टेक करोगे तो ये मिस्टेक जो है ना आपके लास्ट में वो होता है कि जैसे कुकर में दाल बनाया और खाने से पहले कुकर का दाल जो पलटी मार गया। आगे सुनो, चावल बनाया लेकिन चावल जमीन पर गिर गया, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ? ये डिस्पैच और को ही सर्व बोला जाता है कि आप कितना अच्छा सर्व कर पा रहे हो। प्लेट में सर्व करने की जगह जमीन पर गिरा दोगे तो खाने वाला उठ के भाग जाएगा। बस समझ में? ये है आपका डिस्पैच और डिलीवरी क्राइटेरिया जो आपको बहुत मेंटेन करने की जरूरत है। इसमें आता है कि एलआर कॉपी, आपने जो भी डिस्पैच करने जाते हो तो एलआर कॉपी सेम डे में लेना चाहिए। एलआर का मतलब होता है कॉल लॉरी रिसिप्ट। आप जिस गाड़ी में भेज रहे हो, एलआर का मतलब क्या होता है? लॉरी रिसिप्ट। आपने जो बुक किया उसका लॉरी रिसिप्ट चाहिए और तुरंत वो कस्टमर को भेजना है। इसके बाद आता है ई वे बिल। अगर आप मटेरियल आप कहीं भेज रहे हो, किस व्हीकल से भेज रहे हो, किस ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हो, तो ई वे बिल का मतलब होता है कि ई का मतलब होता है कि वे का मतलब रास्ते के लिए जो बिल बनता है। ई का मतलब होता है कि आपको जो रास्ते के लिए आप बिल बना रहे हो वो ई बिल। उसके बिना आपको कहीं भी जीएसटी वाला गवर्नमेंट पकड़ेगा तो आपको प्लान ही देना पड़ेगा। जितना मटेरियल उसका डबल आपको पैसे देना पड़ेगा। अगर आप ई बिल नहीं भरते हो 50,000 से लेकर के और 50,000 के ऊपर जितने भी बिल आप बनाते हो तो शुड बी मैंडेटरी ई वे बिल। ओके, इसके बाद आपका जो पीओडी प्रूफ ऑफ द डिलीवरी। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द डिलीवरी? तो प्रूफ आपने डिलीवरी किया मगर क्या प्रूफ है? तो आपका एलआर कॉपी प्रूफ है, आपका ई बिल प्रूफ है, आपका इनवॉइस बनाया हुआ प्रूफ है। ठीक है ना? तो आपको ये मैंडेटरी आपको जिस बिल से आपको बनाते हैं उसमें वो फाइल होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसपोर्टर रिकॉर्ड। आपके पास ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप जो मटेरियल भेजा वेयर इज मेंटेन, कौन सा ट्रांसपोर्ट में भेजे, कहाँ पर आपने लिख के रखा, कौन से डेट में भेजा, उसका वो क्या था। कस्टमर पूछेगा तो क्या बोलोगे? इसलिए यहाँ पे एलआर कॉपी ग्रुप हमारे कंपनी में है जहाँ से हम लोग डेट वाइज मालूम करते हैं। ये जो है कस्टमर को वहाँ नाम रहता है, डेट रहता है और एलआर कॉपी रहता है। तो वहाँ से हम लोग जैसे पूछेगा हम लोग आप उसको शेयर कर सकते, फॉरवर्ड कर सकते। तो देखा कि आपने करीबन ये 200 फाइल कैसे आपको तार तार कर दिया और कैसे आपके जिंदगी को बेकार कर दिया। अगर आप नहीं कर पाते हो तो बेकार हो जाओगे। देखिए व्यापार जो है ना, घर जो होता है, परिवार जो होता है प्यार से चलता है। हाँ, और जो है ना, और फाइलिंग मेंटेन करने से व्यापार चलता है। आगे समझ में? तो आप जितना ज़्यादा आप फाइलिंग सिस्टम जानते हो और उसको अपडेट करते हो, सेम डे में उस और जो फाइल पेपर है उसी फाइल में चले जाना चाहिए। यही हमारा गुड हैबिट होना चाहिए। और हमारा हैबिट ही जो है ना हमें जो है ना एक अच्छा ह्यूमन बनाता है। अगर बैड ह्यूमन बनना है तो अच्छा बुरे हैबिट बना लो, अगर अच्छे आदमी बना तो गुड हैबिट बना लो। नमस्कार, धन्यवाद।